नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक कहावत आपने सुनी होगी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। और नेपाल के संदर्भ में ये बात काफ़ी हद तक सही भी साबित होती नज़र आ रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके बाद अब नेपाल का प्रोटेस्ट, जिसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट के तौर पे पहले बताया गया, उसकी शुरुआत हुई और अब एक के बाद एक उसकी परतें खुलती जा रही हैं कि वो प्रोटेस्ट सिर्फ जेन ज़ी प्रोटेस्ट या जो ऐप्स को बैन किया गया था, सोशल मीडिया को बैन किया गया था, उतने भर नहीं था, बल्कि उसके अलावा शासन के प्रति लोगों में काफ़ी लंबे अरसे से जो आक्रोश था उसका भी एक अहम कारण था। और इन तमाम चीज़ों से इतर एक और कारण था, वो है जातिवाद। जातिवाद इतनी अंदर तक अपनी पैठ बनाए हुआ था नेपाल में कि कुल आबादी का लगभग 12% ब्राह्मण वहाँ पर थे, लेकिन ब्राह्मणों का दबदबा हर वर्ग, हर जगह था। अगर आप बात कर ले सरकारी दफ्तरों की या सरकार में भी, तो केपी शर्मा ओली जो खुद ब्राह्मण हैं, और इस तरीके के तमाम संवैधानिक पदों पर ब्राह्मणों का दबदबा था। उसके अलावा ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर देखा जाए, जिन्हें वहाँ पे खस आर्य कहा जाता है, तो लगभग 28% के करीब इनकी कुल आबादी थी, लेकिन इन्हीं दो वर्गों का तमाम जगहों पर दबदबा था। ऐसे में ये भी एक प्रतिरोध का स्वर था जो एक लंबे अरसे से चला आ रहा था, जिसने अब जब ये पूरा मामला उठा तो उसमें जोर लगाया। दूसरा एक और मामला था, जो जिस तरीके से वहाँ राजनेताओं के जो बच्चे थे जो आलिशान ज़िंदगियाँ जी रहे थे, और दूसरी ओर जो युवा हैं जो लगातार अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतर रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई और जिसमें 19 नौजवानों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद ये जो पूरा आंदोलन था आक्रोशित हुआ, युवा आक्रोशित हुए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने और आपने देखा कि किस तरीके से शासन का तख्ता पलट हो गया। हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं बलराज सिंह मलिक, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जब युवाओं ने ठान ली कि उन्हें सरकार बदलनी है, उन्हें तख्ता पलट करनी है, तो इस देश का युवा क्या कुछ कर सकता है और जातिवादी मानसिकता किस हद तक प्रभावित कर सकती है इन तमाम चीज़ों को। तो सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि ये जातिवाद का जो मामला है, जिसको बहुत कम सुर्खियाँ मिली हैं, बहुत कम इस पर बात हो रही है, इसका कितना असर रहा होगा इस पूरे जेन ज़ी प्रोटेस्ट में, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसका बहुत असर रहा होगा, क्योंकि जिन देशों में सो कॉल्ड हिंदुज़म है, हमारे इंडिया में या बांग्लादेश, ये नेपाल तो हिंदू राष्ट्र रहा है, इसमें नाम तो हिंदू है, मगर दरअसल इसके पीछे मानसिकता है मनुवाद की, वर्णवाद की। इसने बेड़ा गर्क किया नेपाल का भी, ये बेड़ा गर्क करा देश इंडिया का भी। इंडिया का तो सदियों से कर रहा है बेड़ा गर्क। और उसमें, और मैं ये कहूँगा, ये मनुवाद और वर्णवाद आज खाली ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है, या सो कॉल्ड क्षत्रिय जो इसके बेनिफिशियरी रहे हैं, इससे लाभ लेते रहे, वो नहीं है। ये वर्णवाद मनुवाद का चक्र कुचक्र इतना गहरा पैठ कर गया है कि इंडिया के अंदर भी ऐसी समाज में भी है, कुछ अपने आप को दूसरों से ऊंचा मानते हैं, दूसरों के यहाँ चाय नहीं पीते, खाना नहीं खाते, रिश्तेदारी करना नहीं चाहते। ये खाली इस सो कॉल्ड हिंदुइज्म में नहीं है, ये मुस्लिम समाज में भी है। मुस्लिमों के अंदर भी कुछ खास वर्ग का कब्जा है, वो एक तरह से मनुवाद वर्णवाद है मुस्लिम समाज के अंदर भी। ये क्रिश्चियन में भी है, क्रिश्चियन में भी सो कॉल्ड अपर कास्ट के कन्वर्टेड लोग जो वहाँ पर हैं वो कब्जा किए बैठे हैं, वहाँ भी उन लोगों का सेकंड दर्जे की तरह से देखे जाते हैं। ये क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है, हर रिलीजन के अंदर ये मनुवाद वर्णवाद हावी है, और इसकी जननी है सो कॉल्ड, जिसको हिंदुइज्म कहते हैं। ये हिंदुइज्म नहीं है, ये असल में ब्राह्मणिज़म है। और ब्राह्मणिज़म क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही लगभग ये किताबें लिखी गई, ये कथा कहानियाँ लिखी गई, और उसने लेखकों का अपना खुद का समाज ब्राह्मण सर्वोपरि, और उन्होंने फिर लोगों की सुरक्षा भी चाहिए थी कि अपने आप को बचाने के लिए अपनी एक फौज चाहिए थी, तो उसमें सेकंड नंबर पर रख दिया अक्षत्रियों को, वो राजे महाराजे। वो उस चक्कर में, उस कुचक्कर में फंस के समाज के निचले तबकों को दबाते रहे और दबता रहा। नेपाल इसका एक उदाहरण है, और नेपाल में ये बहुत चलता रहा। और इसका मेन आधार है इस तरह की कथा कहानी ग्रंथ जो लगातार बचपन से ही घर कर जाता है कि लोगों की किस्मत किसी और के हाथ में है, स्वर्ग नरक कोई और करने वाला है, पुराने कर्मों का ये रिजल्ट है, ताकि अब वाली पीढ़ी चुपचाप दमन को सहन करती रहे। ये सारी बकवास चीज़ें हैं, ये अनसाइंटिफिक है, अनरियलिस्टिक हैं।
और नेपाल में जो किया है युवा लोगों ने, इसके लिए जिम्मेदार वहाँ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों के अधिकार, फंडामेंटल राइट और उनके लीगल अधिकारों की सुरक्षा अगर खुद करे, सत्ता में बैठे हुए लोगों की तानाशाही ना चलने दे, तो सत्ता में बैठे हुए लोग उसका दुरुपयोग ना करें, चंद लोगों के बच्चे या चंद समाज कब्जा ना कर ले कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे, नौकरियों पे, व्यापार पे, खनन पे, ये सारा का सारा उसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं। इंडिया में भी वही हो रहा है। इंडिया में सालों सालों से ये हो रहा है। इसको परिवर्तन की जरूरत है। संविधान के दायरे में वहाँ की कोर्ट काम नहीं कर पाई, वहाँ की कोर्ट जिम्मेदार है। और वहाँ के बल्कि जो बच्चे मारे गए हैं गोली के द्वारा, उस मर्डर के लिए वहाँ का प्राइम मिनिस्टर पे और वहाँ के उन मंत्री सरकारों पे, इवन जजों पे भी मुकदमे चलने चाहिए। वो जिम्मेदार हैं इन लोगों की हत्याओं के। देश के युवा अपना रोष प्रकट करें या अपना कोई ग्रुप पे मैसेज पहुँचाएँ, तो आप कैसे रोक सकते हो? राइट टू एक्सप्रेशन को, बोलने की आज़ादी को रोकने का मतलब है दमनकारी नीति, तानाशाही, बदमाश, गुंडागर्दी, संविधान के खिलाफ चलने वाले लोग और देशद्रोही लोग, देशद्रोही प्राइम मिनिस्टर और देशद्रोही जुडिशरी नेपाल की। जी, एक के बाद एक जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल, लगभग एक ही ढर्रे पे हम देख रहे हैं कि एक ही तरीके से वहाँ पे शासन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर यहाँ जब हम बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में ऐसा हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी दो तरह के लोग हैं। एक तरफ लोगों का कहना है कि भारत में भी जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, हो सकता है कि ऐसे दिन देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ मोदी जी का शासन है और मोदी जी जैसे कहते हैं कि सब चंगा सी, तो हमारे यहाँ तो सब चंगा सी नहीं, हमारे यहाँ क्या है, एक तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि 5-10 किलो राशन दे के, ताकि लोग चुप रहे, मुँह खाए, आँख शरमाए। और ज़्यादातर लोग इस तरह से बेचारे उलझे हुए हैं सरकारी स्कीमों के चक्कर में। इतना डर है लोगों के अंदर, गरीबी की वजह से, असमानता की वजह से, मजबूरियाँ लोगों की, वो चाह के भी बोल नहीं पाते। उनको लगता है कि मेरा राशन बंद हो जाएगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरे बिजली का कनेक्शन में कुछ वो हो जाएगा, मेरे को इनकम टैक्स कुछ हो जाएगा, मेरे को जो ज़्यादा। इस तरह से हमारे देश के लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ये षड्यंत्र, इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती हैं ताकि देश असली मुद्दों पर बोल ही ना सके। और ये सारा का सारा इंडिया में भी कितनी बार यूट्यूब बंद किया जाता है, चैनलों को बंद किया जाता है, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, लगातार धारा 44 लगा के रखते हैं। जंतर मंतर पे देश के लोगों को बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है, ज़्यादातर लोगों को इन मौके पे परमिशन बंद कर दी जाती है। फिर भी जो लोग धक्काशाही से, जिनके पास लोग हैं, वो पहुंच जाते हैं तो कहते हैं परमिशन है, नहीं तो लोगों को डराया जाता है और गुंडागर्दी कर दी जाती है। वहाँ किले की तरह लोगों को ऐसे कैद किया जाता है। ये बिल्कुल इस देश में बंद होना चाहिए। और लिमिटेड टाइम तक बोलने नहीं देते लोगों को। ये सारी की सारी तानाशाही है और ये तानाशाही इस सरकार के दौरान बढ़ी है देश के अंदर। इसलिए यहाँ भी ये हालात लोगों के, यहाँ की यंग जनरेशन, ये जेन जी का मतलब है यंग जनरेशन। यंग जनरेशन आदर्शवादी होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। वो जाति पाति के बंधन, रिलीजन के बंधन, भाषा के बंधन भी तोड़ना चाहती है। वो न केवल इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ तालमेल, हारमोनी से जीना चाहते हैं। और माहौल ऐसा है, फिर उनको जीने नहीं दिया जाता। उनको जातियों में, रिलीजन में कट्टरवादी बनाया जाता है। ये सारा कौन करते हैं? जो लोग सत्ता में बैठने के लिए लोगों को मूर्ख बनाते, डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ, संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। वहाँ भी संविधान के सिद्धांत और डेमोक्रेसी के खिलाफ हो गए, लोगों के फेसबुक और ये बंद कर दिए। देश को आपस में बोलने नहीं दिया गया। साइंस टेक्नोलॉजी दुनिया को जोड़ रही है और ये बदमाश लोग दुनिया को तोड़ रहे हैं, उनको बांटने की कोशिश करते हैं। इनको डर लगता है लोगों के बोलने से, ये खुद बोल नहीं पाते, लोगों को बोलने नहीं देते। सर, एक और सवाल ये है कि जब ये पूरा हमने आंदोलन देखा, आक्रोश देखा, तो इस बीच में एक नारा निकल के आया कि केपी चोर देश छोड़। तो ये बड़ा नारा मुझे सिमिलर सा लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में जो नारा हम शायद पूरे राज्यों तक नहीं पहुंचा पाए, वो निकल के बॉर्डर्स के पार पहुंच रहा है? यस, ये नारा पहुंचा ना, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, ये वहीं से आया। और मैं ये कह रहा हूँ एक नारा अंदर ही अंदर चल रहा है, वो शायद लग जाएगा इस देश के अंदर। वो जजी चोर कुर्सी छोड़, जो लोग गलत तरीके से जज बन रहे हैं इस देश के अंदर। हाँ, और न्याय चोरो गद्दी छोड़ो, ये नारा नीचे नीचे चल रहा है। इसको आप जल्द देखेंगे, इस देश में आएगा अगर ये लोग नहीं सुधरे तो। इस देश के जज, जुडिशरी नहीं सुधरी, इस देश के पॉलिटिशियन, और इस देश में भी वही हाल हो रहा है जो नेपाल में था। ये लोग, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को राजशाही में बदला हुआ है। और ये जो लुटियन जोन है, जिसको लूट जोन कहते हैं देश के लोग, ये लुटियन जोन में 3-3, 4-4 एकड़ के घर हैं।
डेमोक्रेसी में इतने बड़े घरों का कोई प्रोविज़न नहीं है, ना इनको अफोर्ड कर सकते, ना अफोर्ड करना चाहिए। उनकी सुरक्षा पे भी ज़्यादा खतरा होता है। इस देश के वो लोग प्रताड़ित, जिनका समाज गरीब है, अछूत माना जा रहा है इस देश के अंदर और बराबरी का दर्जे पे नहीं आया, उन्हीं के बच्चे और जिन किसानों पे गोलियां दागी जाती हैं, उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाता, जिनको बॉर्डरों पे बंदूक तान के रोके रखा, उन सब लोगों के बच्चे इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। इन मुस्टंडों की, बदमाशों की सुरक्षा में देश के आम जनसाधारण के बच्चे, इन्होंने इस देश को गुलाम बनाया हुआ है। लुटियन जोन को आज इंडिया की भी जन जी यानी यंग जनरेशन चाहती है, लुटियन जोन के बंगले खाली करो, चोरों बंगले खाली करो, लुटियन जोन में लूट खसोट मचाने वाले लोगों, इन बंगलों को खाली करो और डेमोक्रेटिक हाउस फ्लैटों में जाओ। ये इनको करना पड़ेगा, वरना ये देश की जनता इनसे छुटवाएगी। ये संभावनाएं नज़र आ रही हैं, इसलिए इनको चौकस होना चाहिए। यहाँ की जनरेशन, हमारे देश के भी लोग क्या चाहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर कपड़े मत बदल, इतना हीरो मत बन, उन लोगों को कपड़े पहनाने की, उन लोगों के कपड़ों की का प्रबंध कर जो देश में भूखे हैं, नंगे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं। ये फैशन शो मत कर। ये है यहाँ की जन जी, इंडिया की जन जी की आवाज़। तो सर, जिस तरीके से नेपाल में ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमने देखा कि लोग आक्रोशित हुए और इस पूरे मुद्दे को लेकर जो तमाम युवा हैं, जिन्हें जेन जी कहा जा रहा था और अब तक बड़े ही गलत फ्रेज के साथ इनको यूज़ किया जाता था, अब एक जेन जी के साथ एक नया आंदोलन के रूप में, आंदोलनकारी के तौर पे निकलकर वो सामने आ रहे हैं। तो इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ और ये जिस तरीके से कब्जा पैठ जमाए हुए थे नेपाल में हर संवैधानिक पद पर, तमाम सरकारी नौकरियों पर, उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हमने देखा, क्योंकि भारत के साथ ये बड़ी सिमिलर सी चीज़ है, आपको लगता है कि यहाँ पर भी इसके खिलाफ इस तरीके का कोई प्रदर्शन ब्राह्मणिज्म के खिलाफ देखने को मिल सकता है? नेचुरली। और ये ब्राह्मणिज्म आज खाली ब्राह्मण कास्ट की बात नहीं है। ब्राह्मणिज्म का मतलब शोषण वाला तौर तरीका, जिसमें कोई अपने आप को बड़ा मानता है, दूसरों को अपने से कमज़ोर मानता है और उनको बराबरी के दर्जे पे बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। ये मानसिक बीमारी है। ये मानसिक बीमारी को फैलाने में सबसे बड़ा रोल आरएसएस का है। आरएसएस इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके देश में ब्राह्मणिज्म को स्थापित रखना चाहता है, उसके लिए जुगाड़ कर रहा है वो बीजेपी के जरिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी।